काइल को डिफीट करने के बाद फाइनली ऐश और काइल दोनों का ही एडवांस फोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि रैंक अपडेट हो चुकी थी। सबसे पहले काइल अपना एडवांस फोन बाहर निकालता है और पता चलता है कि इतनी बुरी तरीके से हारने के चलते उसकी रैंक 34 से 38 हो चुकी है। यानी कि 4 रैंक का डिफरेंस आ गया, जो कि काइल के लिए एक काफी बुरी न्यूज थी। वहीं पर ऐश भी अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है और देखने को मिलता है कि उसकी रैंक 13 हो चुकी है। यानी कि उसकी 2 रैंक इंक्रीज हो गई है, जो कि ऐश के लिए काफी अच्छा था। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स लियोमोरा सिटी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर पेड़ और पौधे ही थे। यहाँ पर ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स और घर नहीं थे। ब्रॉक बोलता है शायद ये एक विलेज है। सहीना रिप्लाई करती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम काफी टाइम से ऐसी किसी जगह पर नहीं आए थे। ये जगह ब्रेक लेने के लिए और आराम करने के लिए काफी अच्छी है। आगे बढ़ते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स को एक एंशिएंट बैटलफील्ड भी देखने को मिलती है, जिसके ऊपर काफी सारे पेड़ और पौधे उगे हुए थे। ब्रॉक बोलता है मेरे अकॉर्डिंग ये बैटलफील्ड हजारों सालों पुरानी है एंड काफी टाइम से इसको यूज नहीं किया गया है। ऐश बोलता है कि अगर ये बैटलफील्ड यहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि एक टाइम पर इस सिटी के अंदर काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स रहा करते थे और बैटल भी करते थे। मिस्टी कहती है ऐश अब तुम मास्टर 8 के काफी पास पहुंच चुके हो, तुम्हारी रैंक 13 हो गई है एंड सिर्फ और सिर्फ 5 रैंक इंक्रीज करने के बाद तुम टॉप 8 में पहुंच जाओगे। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर अपने फ्यूजन फेनोमेना को मास्टर कर लेना चाहिए, जो कि टॉप 8 टूर्नामेंट के अंदर काफी काम आएगा। क्योंकि टॉप 8 में सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स आने वाले हैं। ये वो पोकेमॉन ट्रेनर्स नहीं है जिनको तुम क्लीन स्वीप कर दिया करते थे, बल्कि ये तुम्हारे इतने ही या फिर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। इनके पास ड्रैकुनोस के लेवल के पोकेमॉन्स भी होंगे, तो तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होगी। ऐश मिस्टी के बात से एग्री करता है और इस सिटी में अपने फेनोमेना को मास्टर करने का डिसाइड करता है। ब्रॉक बोलता है जैसा कि हमें पता है ये फेनोमेना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स के ऊपर उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता, तुम्हें स्टार्टिंग में स्क्वानिवॉल पोकेमॉन्स के ऊपर यूज करना पड़ेगा। ब्रॉक की बात मानकर ऐश अपने पिकाचू और ल्यूनीथिस की तरफ देखता है। दोनों ही समझ जाते हैं कि उनको क्या करना है। वो बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं और ऐश अपने फ्यूजन फेनोमेना को बाहर निकालता है और कहता है ल्यूनीथिस और पिकाचू अभी फ्यूज हो जाओ। ल्यूनीथिस और पिकाचू दोनों ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके चारों तरफ ऑरा आ जाता है। वो काफी देर तक ग्लो करते हैं एंड अब ऐश और इसके फ्रेंड्स को लगता है कि फाइनली ये दोनों पोकेमॉन्स फ्यूज हो जाएंगे, पर तभी अचानक से वो चीज होती है जिसका उनको डर था। दोनों ही पोकेमॉन्स का ग्लो चले जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली वो फ्यूज नहीं हो पाते। ऐश काफी सैड हो जाता है और बोलता हूँ इसका मतलब हमें और भी काफी ट्रेनिंग करना बाकी है। ऐश और भी काफी बार अपने ल्यूनीथिस और पिकाचू को फ्यूज करने की कोशिश करता है, बट हर बार कुछ टाइम तक ग्लो करके दोनों ही पोकेमॉन्स नॉर्मल हो जा रहे थे। मिस्टी बोलते हैं कुछ तो ऐसी चीज है जो कि इनको फ्यूज होने से रोक रही है। ब्रॉक बोलता है मेरे अकॉर्डिंग फ्यूज होने के लिए इन दोनों ही पोकेमॉन्स के अंदर काफी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। ऐश कहता है ब्रॉक तुम्हारा क्या मतलब है? ब्रॉक कहता है कि फ्यूजन फेनोमेना बॉन्ड फेनोमेना से काफी सिमिलर है, बस डिफरेंस ये है कि बॉन्ड फेनोमेना एक पोकेमॉन और ट्रेनर के बीच में होता है, वहीं पर दूसरी तरफ फ्यूजन फेनोमेना 2 पोकेमॉन्स के बीच में होता है। बॉन्ड इवॉल्व होने के लिए एक पोकेमॉन और उसके ट्रेनर के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, जैसे कि ऐश और गेंजा के बीच में है। यही रीजन है कि ऐश और गेंजा दोनों पूरी तरह से फ्यूज हो जाते हैं बैटल में। दोनों का ही दिल और दिमाग बिल्कुल एक हो जाता है और अगर ऐश गिर जाता है तो गेंजा भी गिरकर हार जाता है। ऐश को बॉन्ड फेनोमेना मास्टर करने में काफी टाइम लगा था। ऐश कहता है तो मेरे अकॉर्डिंग इसको मास्टर करने में भी उतना ही टाइम लगने वाला है। मिस्टी और सहीना ऐश के बात से एग्री करते हैं, पर ब्रॉक इस बात से पूरी तरह से डिसएग्री कर देता है। वो कहता है कि फ्यूजन फेनोमेना को मास्टर करना बॉन्ड फेनोमेना से कहीं ज्यादा मुश्किल है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि टीम रॉकेट के मेंबर जेम्स का सबसे पहला पोकेमॉन कौन सा था? ऐश, मिस्टी, सहीना कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं वो कैसे? ब्रॉक बोलता है कि एक पोकेमॉन ट्रेनर और पोकेमॉन हमेशा साथ में बैटल करते हैं और धीरे धीरे कर उनकी बॉन्डिंग नेचुरली काफी स्ट्रॉन्ग होते जाती है। पर बात करें फ्यूजन फेनोमेना की तो यहाँ पर 2 पोकेमॉन्स के बीच की बॉन्डिंग चाहिए होती है, पर 2 पोकेमॉन ज्यादा टाइम एक साथ नहीं बिताते हैं, जिसके चलते उनके बीच की बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। ये पॉइंट पूरी तरह से वैलिड था। ऐश बोलता है तो क्या इसका मतलब मुझे अपने पोकेमॉन्स के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी? ब्रॉक कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, तुम्हें अपने पोकेमॉन्स के बीच की बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, जिसके लिए तुम डबल बैटल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जब दोनों ही पोकेमॉन्स का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा होगा तो उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ऐश पूरी तरह से समझ जाता है और उसको पता चल जाता है कि अब उसको आगे क्या करना है। वो अपने म्यूटू, ड्रैकुनोस, गेंजा और चार्जार्ड सभी पोकेमॉन्स को बाहर निकाल देता है और 2-2 पोकेमॉन्स की टीम बनाता है। एक टीम में ल्यूनीथिस और पिकाचू होते हैं, वहीं पर सेकंड टीम में चार्जार्ड और गेंजा होते हैं। थर्ड टीम सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, जहां पर दोनों ही लेजेंडरी पोकेमॉन्स यानी कि म्यूटू और ड्रैकुनोस थे। ऐश कहता है दोस्तों हमें फ्यूजन फेनोमेना को मास्टर करना है, जिसके चलते तुम्हें कोऑर्डिनेशन करके बैटल करना होगा। तुम्हें आपस में ही एक दूसरे का साथ देके बैटल करनी है और देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है। ऐश के सारे पोकेमॉन्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे पोकेमॉन्स के अगेंस्ट बैटल करते थे, बट अब वो खुद के ही टीम मेंबर्स के अगेंस्ट बैटल करने जा रहे थे, जो कि उनके लिए काफी डिफरेंट था।
इससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए एक दूसरे के सामने आया करते थे। ऐश कहता है कि इस फाइट को एक ऑफिशियल बैटल की तरह ट्रीट करना है। ऐश के पोकेमॉन समझ जाते हैं और ब्रॉक बोलता है सबसे पहली बैटल फुली इवॉल्व पोकेमॉन टीम और अनइवॉल्व पोकेमॉन टीम के बीच में होने वाली है। फुली इवॉल्व टीम के मेंबर्स गेंजा और चार्जार्ड हैं। वहीं पर अनइवॉल्व पोकेमॉन टीम्स के मेंबर पिकाचू और लूनीथिस है। जो भी इस बैटल को जीतेगा वो फाइनल्स में जाएगा, जहां पर लेजेंडरी पोकेमॉन टीम यानी कि म्यूटू और ड्रैकुनोस वेट कर रहे हैं। सारे ही पोकेमॉन समझ जाते हैं। एक तरफ से बैटलफील्ड में फुली इवॉल्व पोकेमॉन टीम यानी कि गेंजा और चार्जार्ड आ जाते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ से अनइवॉल्व पोकेमॉन टीम आ जाती है और फाइनली बैटल शुरू हो जाती है। सबसे पहले गेंजा यूज करता है वाटर शुरिकेन का, जिसको पिकाचू काफी इजीली अपने एजिलिटी का यूज करके डॉज कर लेता है और यूज करता है क्विक अटैक का, जो कि डायरेक्टली गेंजा के ऊपर लगता है और गेंजा को डैमेज पड़ता है। दूसरी तरफ चार्जार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोअर का लूनीथिस के ऊपर। आखिरी मूवमेंट पे लूनीथिस इस अटैक को जंप करके डॉज कर लेता है और यूज करता है फेरी टाइप अटैक डैजलिंग ग्लीम का, जो कि चार्जार्ड के ऊपर लगने वाली होती है, पर तभी बीच में काफी सारे वाटर शुरिकेन आ जाते हैं और डैजलिंग ग्लीम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये वाटर शुरिकेन किसी और ने नहीं बल्कि गेंजा ने फायर किए थे चार्जार्ड को बचाने के लिए। चार्जार्ड गेंजा की तरफ देखता है। दोनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल एक टीम की तरह बैटल कर रहे थे, पर तभी सामने से पिकाचू वोल्ट टैकल यूज करने के लिए चार्जार्ड की तरफ आ रहा होता है। काउंटर में चार्जार्ड यूज करता है फायर पंच अटैक का। दोनों ही अटैक सुपर स्ट्रॉन्ग थे, बट यहाँ पर पिकाचू का वोल्ट टैकल ज्यादा पावरफुल साबित होता है, क्योंकि वो चार्जार्ड के ऊपर सुपर इफेक्टिव था और इससे चार्जार्ड को काफी डैमेज पड़ता है। दूसरी तरफ गेंजा लूनीथिस के ऊपर एरिया लेस अटैक का यूज कर देता है, जिससे लूनीथिस को काफी डैमेज पड़ता है। फिलहाल के लिए दोनों ही पोकेमॉन टीम्स इक्वल लग रही थी। अब पिकाचू यूज करता है थंडरबोल्ट का गेंजा के ऊपर, वहीं पर लूनीथिस यूज करता है मून ब्लास्ट अटैक का। काउंटर में चार्जार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोअर का और गेंजा वाटर शुरिकेन का यूज करता है। वाटर शुरिकेन और थंडरबोल्ट दोनों अटैक टकरा जाते हैं। दोनों ही अटैक की पावर लगभग इक्वल थी, पर धीरे धीरे कर थंडरबोल्ट वाटर शुरिकेन को ओवर पावर करना स्टार्ट कर देता है और गेंजा की तरफ बढ़ता है, पर गेंजा अपने स्पीड का यूज करके थंडरबोल्ट को डॉज कर लेता है। वहीं पर फ्लेम थ्रोअर और मून ब्लास्ट भी टकरा जाते हैं। यहाँ पर चार्जार्ड का फ्लेम थ्रोअर मून ब्लास्ट से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और लूनीथिस के ऊपर लग जाता है, जिससे लूनीथिस को काफी डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। पिकाचू लूनीथिस को चेक करने के लिए उसके पास जाता है और देखता है कि लूनीथिस काफी वीक हो चुका है। पिकाचू लूनीथिस को उठाने की कोशिश करता है और पिकाचू को देखते हुए लूनीथिस भी वापस खड़े हो जाता है, यानी कि ये फाइट इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी।